नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बाघों के बसेरे पर। दरअसल मध्य प्रदेश को एक महीने के भीतर, हम कहें कि एक हफ्ते के भीतर, 2 नए टाइगर रिजर्व यानी वन्य प्राणियों की सेंचुरी मिली है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर का जो एक तरह से वन पर्यावरण है वो भी बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के वनों की वजह से कई बार जो दूसरे राज्य होते हैं, पड़ोसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, तमिलनाडु तक की हवा शुद्ध होती है। दुनिया भर में अमेज़न के जो जंगल है वो पूरी दुनिया के पर्यावरण को मैनेज करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों की वजह से, पर्यावरण की वजह से तमिलनाडु या दक्षिण भारत की सरकारें भी मध्य प्रदेश को इस बात के लिए पैसा देती है कि आपकी वजह से हमें शुद्ध वायु मिल पाती है। तो कह सकते हैं कि ये जो मामला है, 2 नए रिजर्व, टाइगर रिजर्व बनने से मध्य प्रदेश के तो पर्यावरण को एक तरह से ताकत मिलेगी, लेकिन आसपास के राज्यों, यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक के राज्यों को भी इससे लाभ मिलेगा। उसकी वजह ये कि जंगल तो अपनी जगह है, वहाँ वन्य प्राणी भी है, लेकिन उसके भीतर जो स्थिति बनती है वो है पेड़ों की कटाई की। जो बफर जोन होता है, जो एक तरह से उनका डीप जोन होता है, उसके कारण कई चीज़ें सुरक्षित हो जाएंगी। खदानों का काम कम हो जाएगा, गिट्टियों की खुदाई बंद हो जाएगी, पत्थर की खुदाई बंद होगी और जंगल की कटाई बंद हो जाएगी। और वन पर्यावरण की वजह से मध्य प्रदेश में हरियाली का रकबा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन आपको बता दें कि रातापानी जो रिजर्व, टाइगर रिजर्व बना, वो भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कह सकते हैं कि 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसा क्षेत्र भी आता है जिसे हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। तो इस टाइगर रिजर्व में बहुत सारे फायदे होने वाले, पर्यटन बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में हरियाली। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ रहेंगे स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे वन्य प्राणी के जानकार विशेषज्ञ अजय दुबे जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं। प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। रातापानी लगभग 16-17 साल से एक प्रकरण उलझा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया। मुझे इस बात का संतोष है। वो इसी रातापानी अभयारण्य के साथ ही ये देश का ऐसा अभयारण्य हुआ है जो देश की किसी भी राजधानी के सबसे नज़दीक है। अर्थात ये मान के चले कि हमारी राजधानी अभयारण्य का हिस्सा हुई है। इस गौरव के लिए मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो स्थानीय ग्रामीण वासी हैं, जिनको 3 जिले मोटे तौर पर इस अभयारण्य के दायरे में आएंगे, जिसमें सीहोर, रायसेन और भोपाल। लेकिन चूँकि 90 से ज़्यादा बाघ है और ऐसे में कई सारे जंगली जानवर है, स्वाभाविक रूप से टाइगर स्टेट में टाइगर अभयारण्य बनने से उनकी अंदर की रखरखाव की व्यवस्थाओं के लिए पद भी बढ़ेंगे, व्यवस्था भी सुधरेगी और इस अभयारण्य बनने से सभी को सुविधा होगी, सबकी सहूलियत रहेगी। तो कुल मिला के सरकार खुश है, क्योंकि ये जो रातापानी अभयारण्य है ये 1971 के आसपास सरकार की नज़र में आया था, राज्य सरकार की, और उसके बाद लगभग 2008 या 7 के आसपास इसको राज्य सरकार ने वन्य क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्र को भेजा था, लेकिन बाद में ये मामला अटक गया था। अब इसे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने साकार रूप दिया और केंद्र सरकार की मदद से हमारे साथ जुड़ गए अजय दुबे जी, योगीराज योगेश जी और कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत अजय दुबे जी आपके साथ करना चाहते हैं। आपका वन्य क्षेत्र में बहुत दखल है। कई बार तो हम लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि अगर किसी टाइगर की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले अजय दुबे जी को मालूम चलता है। अगर किसी हिरन टाइगर के शिकार से बच जाती तो वो अजय दुबे को बताती होंगी कि मैं आज टाइगर के शिकार से बच गई, क्योंकि आपके पास अगर कोई वन क्षेत्र में आलपिन भी गिरती है तो उसकी खबर अजय दुबे को लग जाती है। इसलिए हमने आपको आज जोड़ा है, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के ये जो 9 टाइगर रिजर्व हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा, सरकार की जिम्मेदारी कितनी बढ़ेगी, और जो आम नागरिक हैं, खासतौर से बफर जोन के जो इलाके हैं, जो कोर इलाके हैं, कोर जोन, वो किस तरह से संरक्षित होंगे और
एमपी को उसमें कितना लाभ मिलेगा? अजय जी। जी नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके यहाँ इस अवसर पर हमें एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व यानी बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा बाघों के अलावा जैव विविधता के लिए सुरक्षित रहेगा। वहाँ उज्जवल भविष्य है। एक आप ये कह सकते हैं जो वर्तमान में जो पूरा विश्व जो इस समय जहरीली वायु और प्रदूषण से जो जूझ रहा है, उसके लिए ये जंगल फेफड़े की तरह हैं और विशेषकर भोपाल राजधानी को इसका फायदा जरूर रहेगा। और जो बाघों की संख्या जो गिरावट हो रही थी, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में बचाने के लिए 1973 में शुरू किया गया था, 9 टाइगर रिजर्व बने थे। आज 91 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को और हम ये देखते हैं कि आज ये भारत का 57th टाइगर रिजर्व जो है राता पानी है और 58 अभी माधव प्रस्तावित है और वो भी जल्दी हो जाएगा एक आध हफ्ते में। तो न केवल बाघों को सुरक्षा होगी, वन सुरक्षित होंगे, अन्य दुर्लभ वन्य प्राणी सुरक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त जो बाघ दर्शन के लिए जो लोग पर्यटक आएंगे, उससे स्थानीय आदिवासियों को जो और भी समुदाय है उसको रोजगार मिलेगा। बाघ किसी भी जगह, किसी भी टाइगर रिजर्व में आर्थिक प्रगति के लिए उस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। चाहे वहाँ पे रिजॉर्ट खुले, चाहे वहाँ पे पेट्रोल पंप खुले, चाहे वहाँ पे चाय की दुकान हो, या अन्य कितनी ऐसी रोजगार उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता रहती है। तो न केवल वन को स्वस्थ रखने का वो प्रतीक है, बल्कि वह यह भी प्रतीक है कि लोगों को एक सम्मानजनक भागीदारी मिलती है। अब वन विभाग की जिम्मेदारी है राता पानी के आसपास जो अवैध खनन की बहुत सारी गंभीर शिकायतें थी, उस पर लगाम कसनी होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा यदि आप बन गए तो आप केंद्र सरकार की एनटीसीए जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए हैं। अब यहाँ की कोई भी लापरवाही, कोई भी गतिविधि यहाँ से जो भी होगा वो केंद्र के मॉनिटर पे रहेगा, उनकी निगरानी में रहेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई ऐसे मामले होते हैं जो उनको जवाबदेही रखनी पड़ती है सरकार को। भविष्य के हमारे जो बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारा मध्य प्रदेश का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम वनों को कितना सुरक्षित रख पाएंगे। लगातार जो अतिक्रमण हो रहा है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट से जो जमीनें आवंटित की गई है, वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि वनों के घनत्व की कमी हो रही थी। ये बहुत सुखद पल है राता पानी का बनना। यहाँ इस पूरे लैंडस्केप में राता पानी से जो टाइगर्स थे वो भोपाल आते थे, भोपाल से सीहोर और सीहोर से वो खिवनी सेंचुरी है। ये लैंडस्केप पूरा करीब 90 से अधिक बाघों को लेता है। 2019 में एक बाघ तो यहाँ से गुजरात तक गया था, फिर दुखद उसकी वहां पे शिकार हुआ उसका। लेकिन हाँ, ये एक मध्य प्रदेश की न केवल एक वन्य प्राणी प्रबंधन में एक अच्छा चेहरा उभर के आया मुख्यमंत्री जी का, और उनका योगदान ऐतिहासिक रहेगा। बिल्कुल। और माधव नेशनल पार्क भी अब बहुत जल्दी खुशी है कि उसको भी नोटिफाई कर देंगे, तो वहाँ भी वन संरक्षण जो वहाँ बहुत अवैध तौर पर कटाई हो रही थी उस पर लगाम होगी। बिल्कुल, कूनो तो वहाँ पहले से ही है, लेकिन मैं चर्चा करने के साथ मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। लेकिन बता दें कि आखिर 2008 के बाद से अब तक ये मामला अटका क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या वजह थी, ये भी अगर आप बताएंगे तो और हमें लगता है कि बेहतर होगा। क्योंकि वनों के भीतर जो खदानें चलती हैं, क्रशर चलते हैं, जो पत्थरों की एक तरह से चोरी होती है, जंगल काटे जाते हैं, उसमें भी एक माफिया का बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि ये जो टाइगर रिजर्व बना है, इससे माफिया थोड़े से कमज़ोर पड़ेंगे। और चूंकि आपने बताया कि इससे अब केंद्र सरकार की पूरी निगरानी होगी, तो बहुत सी स्थितियां सुधरेंगी, बहुत ही इस स्थितियों से लाभ मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा अवसर है और डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आऊँगा राठी जी आपके पास कि मध्य प्रदेश में 2022 की गणना को देखें तो 785 बाघ थे, टाइगर थे। अब वो कितने घटे बढ़े, हम अजय जी से पूछ लेंगे उनकी संख्या कितनी घटी, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-22 तो उनकी अभी मृत्यु भी हुई है 1-1.5 साल के भीतर। तो इसके साथ साथ हाथियों का मामला भी है। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला आया था कि कोदो खाने से मध्य प्रदेश के हाथियों की मृत्यु हुई है क्योंकि वो जहरीला हो गया था। हालांकि ये विषय इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन वन्य प्राणी का मामला है और जंगल में टाइगर भी है तो हाथी की भी बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हम कई बार कमल जी जब जंगलों में सफारी करते हैं तो वहाँ भी हाथी पर बैठ के सफारी होती है। तो ये बहुत सारी बातें, आपकी राय, क्योंकि
मध्य प्रदेश में 785 बाघ थे उसमें, लेकिन अभी जो 2 टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, माधव पार्क की बात हो रही है, वहाँ भी करीबन 1276 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसमें संरक्षित हो जाएगा जंगल का, और रातापानी में 1271 वर्ग किलोमीटर का इलाका संरक्षित होगा। तो ये बड़ा इलाका है, इससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा और बार बार हम कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन मिलने में सहूलियत होगी। आपकी राय? बिल्कुल, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। इसके अलावा भारत सरकार को भी कि उनने इतने साल से अटके मामले को आगे बढ़ा के आज हमें राजधानी भोपाल के बिल्कुल नज़दीक रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया। अब आपने बात जो कही कि वैसे तो भोपाल को भी कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो टाइगर घूमते रहते हैं। भोपाल भी तो सीमा से लगा ही हुआ है सर, भोपाल का पड़ोसी है रातापानी। लेकिन अब जैसे आपने बात कही कि टाइगर रिजर्व बनना, घोषित होना बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा भी फील हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसमें हमें लगता है जो व्यक्तिगत रूप से कि बहुत ज़्यादा हम कमज़ोर हैं। आज की तारीख में वन विभाग में ऐसे अफसरों की कमी महसूस हो रही है जो कि वाइल्ड लाइफ को समझते थे। जंगल समझना अपनी जगह है, वाइल्ड लाइफ को जो समझते थे। अब जैसे रातापानी का जो जंगल का जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जब हम उनकी सीमाओं को देखते हैं तो उनने जो उसका इको सेंसिटिव जोन है जहाँ तक है उसको बफर जोन घोषित किया है। लेकिन अब इसके बाद जैसे आपने देखेंगे कि वहाँ से जो टाइगर है वो भोपाल तक आते थे, केरवा, कलियासोत, चंदनपुरा, कठोतिया, ये पूरा जो बेल्ट था यहाँ पर आके वो ब्रीडिंग करते हैं और फिर अपने क्षेत्र में वापस अपना क्षेत्र बनाने के लिए और उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको संरक्षित करने की, इसको बफर जोन में लेने की आवश्यकता थी। रातापानी एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें ओमकारेश्वर तक टाइगर यहाँ से गया है और उधर सतपुड़ा तक गया है, और भी ऐसी सेंचुरीज को जोड़ता है। तो ये वन्य प्राणियों के अजय जी ने बताया कि गुजरात तक गया था एक तो जी, तो इनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी जो भविष्य में आज से 25-50 साल बाद आएंगी उसको भी ये रिजॉल्व करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाउंड्री बनाई ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सीमा को पुनः एक बार चेक करने की आवश्यकता है और इस पे पूरे पे काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अब आप देखेंगे तत्काल वहाँ होटलें और जमीनों के भाव बढ़ गए होंगे और तमाम होटलें आ रही होंगी, तो उस होटलों पे रोक लगाने की एक लिमिटेड कितनी आवश्यकता है और किस जगह आवश्यकता है। एक नो गो जोन की भी हमें आवश्यकता है, जहां पर नो गो जोन बने कि वहां कुछ भी ना हो, तो उस नो गो जोन को आइडेंटिफाई करना है। इसके प्लान बाद में बनते जाएंगे, लेकिन एक प्रोटेक्शन प्लान तत्काल आवश्यकता है। अधिकारियों की ट्रेनिंग लगे तो कुछ रिटायर्ड अफसर्स को हम ले लें, उनकी ट्रेनिंग, नए अफसरों की ट्रेनिंग उनसे करवा दें जिससे वो बहुत अच्छा काम कर सके। तो ये नो गो जोन हो जाए, जमीनों की बिक्री पे रोक लगे और जमीनें व्यवस्थित होटल वहीं बने और उतनी बने जितनी आवश्यकता हो, और कोशिश की जाए कि लोकल की कम्युनिटी को वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाने की वो हो जिससे उनका रोजगार बढ़े। बिल्कुल, उनको हम ट्रेनिंग दे सके जिससे वो ही ये सुरक्षा और सुनिश्चित कर पाएंगे। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था कि रिजर्व तो आज घोषित हुआ, कुछ दिन पहले वहां शिकार की भी घटना घट गई। मतलब शिकारियों की नजर नोटिफिकेशन से पहले ही पड़ गई। तो इन सब चीजों को लेके बहुत सारा स्टाफ की जरूरत है, सब कुछ की है। तो मुझे लगता है कुछ रिटायर्ड अफसर्स के साथ लेते हुए ये होटलों की प्लानिंग, लैंडस्केप प्लानिंग, इसका इको सेंसिटिव जोन, इसका बफर जोन, ये सारी चीजों पे। और जैसे एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा कि भोपाल के क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व के लिए भी पूरा प्लान बन चुका है, वो भी एक नोटिफिकेशन के लिए अटका हुआ है। तो अगर वो भी साथ में हो जाएगा तो वो एक नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम जैसा है बाघों के लिए। वो यहाँ आते हैं, उनकी गुफाएं हैं, वो यहाँ पर अपना प्रजनन करते हैं और फिर अपने क्षेत्र में वापस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको भी, कि वो एक तरह से टूरिज्म के लिए आते हैं यहाँ पर और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। मैटरनिटी होम है सर, वो तो सीधा ब्रीडिंग करने आते हैं, यहाँ बच्चे देते हैं, सुरक्षित होते हैं। वो भी टूरिज्म है, लोग हनीमून के लिए जाते हैं जैसे बाहर, तो वो भी हनीमून के लिए आते हैं, इसको ऐसा समझ लें। लेकिन सीधी सी बात है कि इससे जिम्मेदारी बढ़ी है। योगी राज जी, सवाल ये है कि अभी तक जो स्थिति है मध्य प्रदेश के बारे में कि जंगल बहुत कटते हैं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। और जो बात अजय दुबे जी और कमल लाठी जी ने जिस पर चिंता व्यक्त की कि इको टूरिज्म, जो इको सिस्टम, क्योंकि जो सड़कें बन रही हैं भोपाल के पास, वो इलाका भी इसमें हाईवे में आता है, नेशनल हाईवे में, जहां अभी नितिन गडकरी जी के कहने पर जो सड़क बन रही है, 4 लेन हो रहा है भोपाल से माने होशंगाबाद और बैतूल के बीच में, वहाँ जो एक तरह से सड़क बन रही है वो
इन जंगलों में जानवरों की चिंता करके बनाई जा रही है। नीचे से उनके निकलने का रास्ता है और वो एक तरह से साउंड प्रूफ है। टेक्निकल भाषा तो नहीं पता, लेकिन नीचे से शेर और बाकी चीज़ें गुजरती रहेंगी, ऊपर की गाड़ियों की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी ताकि उनकी ज़िंदगी में खलल पैदा ना हो। तो ये बहुत सारी बातें एक बार मैं ज़रूर अभी से बता दूँ कि अजय जी से मैं पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में चूरना एक अभ्यारण्य है, चूरना एक जगह है जो मड़ई से जुड़ी हुई है, उसके आसपास का इलाका भी बफर जोन जो सिस्टम उसके हिसाब से बना हुआ है। लेकिन जो राठी जी बता रहे हैं कि उसमें जो बन जाते हैं, रिजॉर्ट बन जाते हैं, होटल बन जाते हैं, उसकी चिंता करने की भी जरूरत पड़ेगी सरकार को भी और समाज को भी। योगीराज जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये बड़ा ये अच्छी बात है कि आप ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे जो दुनिया भर में विषय चलते हैं उसके आगे ये विषय दब जाते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि दोनों विशेषज्ञों ने भी बताया कि मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात तो ये है ही। और चूंकि मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट भी है, तो एक टाइगर के नाते पूरे विश्व का ध्यान मध्य प्रदेश ने खींचा और पूरे दुनिया भर के लोग मध्य प्रदेश आते हैं। और आप ये देखिए कि मड़ई को आज से 10 साल पहले कोई जानता नहीं था इतना। ये वन्य विशेषज्ञ इस बारे में ज़रूर उनकी एक्टिविटीज थी, लेकिन मड़ई में पिछले 10 सालों में जो होटलें खुली, जो लोग वहाँ बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना, लोग जाते हैं घूमने फिरने और नाइट बिताते हैं, चले आते हैं, ये जो कल्चर डेवलप हुआ ये मड़ई में डेवलप हुआ। तो इस कल्चर पर भी मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो होटल्स रिजॉर्ट के किराए हैं वो 10-10 हज़ार के रूम मिलते हैं। जंगल सफारी के लिए 5-5-7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर वहाँ आपको एक टाइम की सफारी करनी पड़ती है। लोकल कम्युनिटी को उससे रोजगार नहीं मिलता है। बिल्कुल। रोजगार तो वो मैं होटल बता रहा वाले हूँ को वो मिल रहा है। वहाँ महंगा भी बहुत है और एक तरह से वो ऐशगाह भी बन रही है एक तरह से। हालांकि वो टूरिज्म का हिस्सा है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति है कि वहाँ सब चीज़ें बहुत महंगी है। जी, मैं यही कहना चाह रहा कि जब ये स्टेट बनते हैं और जब ऐसा प्रचार होता है तो सबकी जिज्ञासा होती है। आम आदमी भी ये चाहता है कि हम जाएं और हमें टाइगर दिखाई दे, और जाते ही हैं लोग। लेकिन 90% लोग बिना टाइगर देखे चले आते हैं। ये मध्य प्रदेश के सारे टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके लिए तो टाइगरों से सेटिंग करनी पड़ेगी हाँ, अब कि वो नजर आ जाए, क्योंकि वो उन इलाकों से अंदर चले आते हैं जहाँ पर लोग गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। हाँ, लेकिन इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, जब कोई वीआईपी इनकी घूमने जाता है तो उसके लिए तो सारे टाइगर बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्वागत ही उनका टाइगर करते हैं। तो ये जो इस बारे में अजय जी से पूछेंगे। जी, आप बात पूरी करिए। तो ये जो है बीच में जो चल रही है, इसको क्या कहें, कौन सी इसको पॉलिटिक्स कहें या जो भी है, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगे। और दूसरा, आम लोगों को लिए ये सहज सुलभ हो, क्योंकि वहाँ जो टाइगर रिजर्व में जब घूमने जाते हैं उनका किराया बहुत है। जिप्सी जो 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये उसका किराया लगता है, तो आम लोगों की पहुँच से वो दूर हो जाता है। इसको आम लोगों की अप्रोच तक बनाया जाए, लोग भी वहाँ जाके देखें। अब इन सबसे अच्छा, कई बार मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं सबसे अच्छा तो आपका वन विहार है भोपाल का। मैंने कहा क्यों? कि वहाँ जाते हैं तो कम से कम दिख तो जाता है। और यहाँ मड़ई जाएँ, कान्हा जाएँ, बांधवगढ़ जाएँ, इतनी मशक्क़त करके जाएँ, किराया लगा के जाएँ, 10-15-20 हज़ार रुपये खर्च करके जाएँ और टाइगर के दर्शन नहीं हो पाते। तो कम से कम वो रेट कम किए जाएँ जिप्सी के, जो वहाँ टाइगर की जो पूरे सेंचुरी की जो परिक्रमा कराते हैं वो। तो ऐसा कुछ रहे कि आम लोगों की जेब में वो आ जाए। मुझे लगता है कि वो तो इसलिए भी ताकि लोग कम से कम वहाँ जाए, एक तरह से हतोत्साहित करने के लिए भी है। अभी मैं अजय जी, चूरना हम लोग गए थे, पिछले दिनों की बात है। वहाँ एक रिजॉर्ट में रुके तो 11,000 रुपये उसका किराया था एक दिन का। इसके अलावा जब सफारी के लिए गए तो 7,500 रुपये उसने लिए। तो दिन भर घूमने के बाद भी वहाँ टाइगर नज़र नहीं आया। हमारे साथ वहाँ एक कलेक्टर भी साथ में घूम रहे थे। वो तो 2 समय की सफारी की, लेकिन उनको शेर दिखाई नहीं पड़ा। और उसके पहले बताते हैं एक दिन पहले 11 बार शेर दिखे। तो ये तो शेर के मूड की बात है कि नाम ही है ना शेर, जब मर जाओगी तब आएगा जंगल का राजा। लेकिन जो बात योगीराज जी बता रहे हैं कि महंगा बहुत है, अगर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो फिर वन्य जीवन के जो मामले उसके खतरे भी हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें हम लोग के पहुँचने से दखल पैदा होता है। गाड़ियाँ जाती हैं, धूल उड़ती है या आवाज़ होती है, तो ये बहुत सारी बातें। लेकिन टूरिज्म भी है और दोनों के बीच में तालमेल और संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। आपकी राय? देखिए, टाइगर रिजर्व का जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था जब ये 73 में बने, तो बाघों की संख्या बहुत कम थी। और उस वक्त 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था और बाघों के शिकार पे रोक लगी थी। और वन्य प्राणी जितने दुर्लभ थे, चाहे लेपर्ड हो या अन्य हाथी या जो भी थे,
उनको सुरक्षा देने के लिए शेड्यूल बनाया गया और उनको एक कानून का एक कवच मिला। वन जो है उनका मुख्य जो मैंडेट है वो है संरक्षण, जी और टूरिज्म उनका मैंडेट नहीं है। बिल्कुल। इस पूरे यदि दृश्य को यदि आप देखें तो 9 जो टाइगर रिजर्व प्रारंभिक बने, जैसे मध्य प्रदेश में कान्हा बना, उसके बाद आज जब हम ये देख रहे हैं तो करीब 57 हो गए, पूरे देश में फैले हुए। वो जमीन के टुकड़े हैं, ये करीब 2.5% है पूरे भारत के जो जमीन है उसमें से 2.5% ये टाइगर रिजर्व को दी गई है। कठोर प्रतिबंध होते हैं वहाँ, विकास कार्य जो है उसको कई तरह के माध्यम से गुजरना पड़ता है। पर्यटन को भी यदि आप देखें तो पर्यटन जो है उसमें सरकार का जो टिकट का जो अभी मैं दिख रहा था परमिट का, तो निश्चित तौर पर वो करीब छुट्टी के दिन तो वो करीब थोड़ा और बढ़ जाता है, रविवार शनिवार और जो भी है, तो ये मुझे 7,000 के करीब पड़ता है ये पूरा। और दूसरा जो होटलों का है, तो होटलों के में पुरानी जमीनें मध्य प्रदेश में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जब लोकायुक्त से छापे पड़े थे 2010 में एक आईएएस दंपत्ति पे, तो उनकी जमीन कान्हा टाइगर रिजर्व के पास मिली थी। और हमारे जितने टाइगर रिजर्व हैं आदिवासी वनांचल में है, उनके आसपास की जो जमीन है मलिकाना उनका आदिवासी समाज का रहता है, लेकिन वो रिकॉर्ड की कमी रहती है या राजनीतिक सिफारिश मिली भगत, तो वो जंगल को मिल जाती है और फिर रिजॉर्ट वही पनपते हैं और जो लोकल आदिवासी वो वहाँ पे चौकीदारी करता है, बर्तन धोता है, लेकिन मालिक उसका दिल्ली बॉम्बे या बाहर के जो पूंजीपति हैं वो है। तो ये एक विसंगति तो है कि कानून को तोड़ के और किस तरह वन भूमि में राजस्व में जो गड़बड़ी होती है। सरदार सिंह जी ने इस पे 2000 करीब 12-13 में इंक्वायरी का भी बोला था, सरकार ने करवाई नहीं, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे वो खुद बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाते हैं। लेकिन अब उनको रोकने का जो तरीका है वो इको सेंसिटिव जोन का है कि भाई आपको इको फ्रेंडली मापदंड बनाना है। उनकी जमीनें जैसे रातापानी के आसपास कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। मैं अभी कल ही पढ़ रहा था कि वहाँ पे ऐसे कमरे हैं जो 40,000 पर डे पे रातापानी के पास एक है। तो ये निश्चित तौर पे ये तो एक सोशल प्रॉब्लम, इसका टाइगर रिजर्व से बहुत ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो बाघों का दिखने का एक विषय आता है जी, तो यहाँ ये बात आती है कि हाथी की सफारी अब बंद हो गई है। प्रधानमंत्री ने जब टाइगर रिपोर्ट सार्वजनिक करी थी 2023 के मार्च में, तो ये कर्नाटका के टाइगर रिजर्व थे वहाँ पे, तो उन्होंने सफारी करी थी जिस दिन ये टाइगर एस्टीमेट हुआ था। टाइगर एस्टीमेट के बारे में एक और चीज थी कि ये 10% कम 10% ज्यादा के फॉर्मूले में रहता है, अनुमानित ये संभावना पे एस्टीमेट रहता है जी। तो भारत में जो मध्य प्रदेश में 785 है, 10% कम भी हो सकता है, 10% अधिक भी हो सकते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये रिपोर्ट उजागर की थी कर्नाटका में, उस दिन उनको एक भी टाइगर नहीं दिखा था। तो ऐसा टाइगर यदि आप उसको रेस्पेक्ट करते हैं तो आप उसको पाबंद नहीं कर सकते कि वो आपको दिखे। एक तरह से ये निश्चित तौर पर बहुत महंगा पर्यटन का एक है और इसको सरकार को नियंत्रित करना पड़ेगा, इसका दर भी कम करनी पड़ेगी। लेकिन इस विषय पे ये जो बताना चाहूंगा कि टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है उसमें से केवल 20% ही टूरिज्म के लिए ओपन हुआ है और वो 20% भी अभी विवादों की श्रेणी में है। टाइगर बफर में आना चाहिए। मढ़ई का जहां आप बोल रहे थे कि मढ़ई जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, चूरना और ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आप आश्चर्य करेंगे कि मूल जो निवासी थे वो आदिवासी थे, फिर वहाँ रिजॉर्ट कैसे बन गए। ये तो एक जांच होनी चाहिए कि मलिकाना कैसे मतलब इनका बदला है वो और ये लोग दोहन करते हैं। कहा अजय जी की सही अभय कोतवाल जो जांच करने वाले उन्हीं के लोगों के रिजॉर्ट हैं, उन्हीं अधिकारियों के, उन्हीं राजनेताओं के, वो मंत्री भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन चर्चाओं के बाद शायद थोड़ी सी शर्म आया हो तो उसमें कुछ मन एक तरह से कठोरता आ सकती है, लेकिन रुकेगा नहीं। आज लेकिन जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आज करीब 4 घंटा पहले नए रातापानी टाइगर रिजर्व के पास फिर एक बाघ की संदिग्ध मौत हुई है। उसकी बॉडी आज मिली थी और ऐसी जानकारी मिल रही है जिसको कंफर्म भी होना है कि उसके पंजे गायब हैं। कुछ दिन पहले इसी जगह पे आज भोजपुर के पास ये शिकार हुआ है। कुछ दिन पहले यहीं पे एक टाइगर को क्लोज रेंज में गन शॉट गोली मार के
कार उसकी बॉडी मिली थी, बैलिस्टिक रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है। बिल्कुल। तो आज जब आपसे चर्चा चल रही है तो निश्चित तौर पर आज चीतों को भी छोड़ा गया, लेकिन एक दुखद पार्ट रातापानी के बिल्कुल बगल में ही ये घटना हुई है। और निश्चित तौर पर अभी कमल जी और योगीराज जी जो कह रहे थे कि सुरक्षा जो जिम्मेदारी है जी। वो सरकार की बढ़ते हुए टाइगर रिजर्व से बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल, बढ़ रही है। बिल्कुल। एक कानूनी संस्था गठित करनी चाहिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन बिल्कुल। की, और जो आपने NTC जो है। सूचना दी है दुखद है, खुशी के मौके पर कि हम अभी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इस मौके पर ये खबर कि एक बाघ की मौत हुई और उसके पंजे कटे, इसका मतलब कि लोगों ने उसको मारा है और वो नाखून उनके लेकर गले में लटकाने का रिवाज एक तरह से बाघ वाला। तो ये बहुत सारी बातें, चूंकि समय की कमी है, आपसे और बहुत सारी बातें जानना चाहते थे अजय जी। एक जानकारी तो आपने दी जो कल के अखबारों में मेरे ख्याल से खबर बनेगी कि कल रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किया और आज वहाँ एक संदिग्ध लाश मिली। मैंने लाश तो कन्फर्म है, मौत संदिग्ध है, किस ढंग से उसकी मृत्यु हुई। समय की कमी, इसलिए मैं दूसरे दौर की बातचीत में कमल जी आपको और योगीराज जी से माफ़ी मांगूंगा। अगर आप चाहें तो एक एक दो दो वाक्यों में बोल सकते हैं, समय चूंकि खत्म हो रहा है। कुछ अंतिम टिप्पणी आपकी। जी, मुझे यही कहना है कि भोपाल से सटा हुआ जो रातापानी वाला क्षेत्र है उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ठीक। उसके लिए जो एक रिजर्व बनाने की बात हो रही है उसको भी अगर ले लिया जाए तो काफी फायदा रातापानी को होगा। योगीराज जी, आप कुछ कहेंगे? देखिए राघव जी, एक ही बात बोलूंगा कि मध्य प्रदेश तो न केवल टाइगर स्टेट बल्कि मध्य प्रदेश के बाघ इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग उनको नाम से पुकारते हैं। जी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। कोई मुन्ना उनका बांदा का फेमस बहु- है बड़ा, बहु- बहुत कॉलर सारे- वाली बाघ, बहुत जी। सारे लोग उनके नाम जानते हैं। बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात, अंतिम बात कह के चर्चा खत्म करेंगे कि मध्य प्रदेश के वनों की वजह से दक्षिण भारत तक के राज्यों की जो हवा वो सुरक्षित हो जाती है और उसके बदले में राज्यों को इनकम भी होती है। तो ये शायद कम लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे अजय जी ने जानकारी दी टाइगर के मरने की, मैं जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ के वनों से हमको इनकम भी होती है। तो बहुत सारी बातें जो और आगे हम करेंगे। अजय जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद और कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24।